तो स्टूडेंट्स हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जैसा हम लोगों ने जूनियर ग्रेड में पढ़ा हुआ है कि लाइट की वेरियस प्रॉपर्टीज है और ये इस तरह की एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। सेम अब यहां पर हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने वाले हैं कि लाइट अलग अलग सर्फेसेस पे फॉल करके किस तरह की इमेजेस बनाती है, राइट। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अंधेरे कमरे में क्या होता है, अगर हम लोग लाइट जला दें तो आपको पता है क्या होता है, उजाला हो जाता है, राइट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर लाइट जला देते हैं हम लोग उजाला कैसे होता है, हमें चीजें दिखाई कैसे देती है, कभी सोचा है आप लोगों ने ये? अब देखो बहुत ध्यान से, जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है ना, देखो जैसे यहां पर एक रे ऑफ लाइट है, वो आ रही है, वो हमारे किसी कंप्यूटर में पड़ रही है, और जैसे ही वो पड़ती है तो होता क्या है, रिफ्लेक्शन। यहां पर होता क्या है, लाइट उससे टकरा कर क्या होता है, मेरी आंखों में चला जाता है, राइट। और हमारी आंखों का बहुत सिंपल सा फंडा है, मुझे किसी चीज से लाइट आते हुए दिखेगी, वो मुझे नजर आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो लाइट, हमने जब लाइट ऑन करी, लाइट किसी चीज पे पड़ी, उससे टकराकर हमारी आंखों में आई, दैट्स इट, मुझे वो चीज दिखाई देगी। और सिंपल सा यही फंडा है। अब पॉइंट ये है कि अब इसका मतलब यही हुआ ना कि लाइट एक इस तरह की एनर्जी है जो कि हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि जो हमें एक सेंसेशन ऑफ साइट देती है, जब वो किसी चीज पे फॉल करती है उससे रिफ्लेक्ट होती है, और वो हमारे आंखों में जब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद आती है तो क्या होता है, वो चीजें हमें दिखाई देने लगती है, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, होता क्या है, अब हम लोग ना लाइट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, कि हमने जैसे बचपन में पढ़ा हुआ है कि लाइट की वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, वो हमें देखने में हेल्प करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड, लाइट ड्यूल नेचर का होता है, मल्टीपल चीजें हमने जूनियर ग्रेड्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। एक बार उनको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, एक आध इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिकॉल करते हैं लाइट के बारे में, फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो टॉपिक का नाम है लाइट, जैसे हमें पता ही है, राइट। जैसे कि अभी आपने देखा टॉर्च जला और लाइट का टॉपिक बाहर आ गया, राइट। सो अब क्या है कि हमें पता है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये डेफिनेशन याद रखना क्योंकि वन मार्कर में यूजली ये लोग पूछ लेते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन या सेंसेशन ऑफ साइट, हमें देखने में हेल्प करता है, इस तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। सो अब पॉइंट ये है कि लाइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने जूनियर ग्रेड्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसका नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब जल्दी से वीडियो पॉज करके एक बात सोचो कि क्या था ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, हमने क्या पढ़ा हुआ है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में बचपन में, राइट। चलो अब देखते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता क्या है ना। सो अब आप देखो ध्यान से, ये सब ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप किसी डार्क रूम में हो, कुछ काम कर रहे हो, और किसी भी अब विंडो से या किसी भी होल थ्रू द डोर हमें जब लाइट नजर आती है आते हुए, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही है, राइट। हमें कहीं ऐसा तो नहीं यू 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 ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, राइट। हमें ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट लाइट फॉल कर रही है, वो भी इन अ स्ट्रेट लाइन। सो बेसिकली गाइज होता यही है बेसिकली रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में, कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। अगर ऐसे चल रही है तो इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद इन द सेम मीडियम, राइट, मीडियम सेम होना चाहिए। अब कुछ केसेस है, वीडियो पॉज करके यहाँ पर बताओ कि कुछ केसेस है जहां पर लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। सोचो, रिसर्च करो, गूगल करो, एआई देखो, और एक बार सोच के बताओ कि कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहां लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, कौन सी कंडीशन में लाइट ये प्रॉपर्टी अपनी छोड़ देती है, या प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड ट्रू नहीं करती है, कौन कौन से केसेस में, जल्दी सोच के बताओ ना। अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब ठीक है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, अगर उसके सामने कुछ आ जाता है तो क्या करेगा, लाइट उसको क्रॉस कर जाएगा, नहीं, उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर वहां से वो बाउंस बैक हो जाएगा, राइट, जैसे हमने पढ़ा हुआ है पहले, आपने ऑब्जर्व भी किया हुआ है। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास कोई भी एक सरफेस मान लेते हैं, जैसे एक ओपेक सरफेस है। अब यहां पर भी वीडियो पॉज करके जल्दी से बताओ, जूनियर ग्रेड में आपने कितने टाइप ऑफ सर्फेसेस पढ़े थे जिससे लाइट
पास थ्रू हो जाती है या फिर नहीं हो पाती है या फिर आधी हो पाती है या फिर क्या रीजन है, राइट? कितने टाइप ऑफ सर्फेसेस हैं, जल्दी सोच के बताओ। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली, हमारे पास एक ओपेक सरफेस ले लेते हैं हम लोग। अब ओपेक सरफेस जैसे हम लेते हैं, वहां पर हमने क्या किया है, एक रे ऑफ लाइट को उस ओपेक सरफेस पे हम फॉल करा रहे हैं, देख रहे हो? अब इस रे ऑफ लाइट का हमने एक नाम दे देते हैं, उसका नाम है इंसिडेंट रे। हमने इंसिडेंट रे नाम क्यों रखा? बिकॉज ये इंसिडेंट हो रही है, एक तरीके से एक पहला इंसिडेंट है जहां लाइट किसी सरफेस पे फॉल कर रही है, उसको हमने एक और नाम दे दिया, अगर हम मैथमेटिकली नाम दें पी क्यू नाम दे दिया, राइट? जैसे ही सरफेस पे पड़ी तो वो ऑब्वियसली बाउंस बैक होगी। वो किस तरह बाउंस बैक हुई? इस तरीके से, आप देखो ध्यान से, वो इस तरीके से बाउंस बैक हुई। इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज लाइट बेसिकली कर क्या रही है, रिफ्लेक्ट हो गई है, पढ़ के देखो। एयर से आई, एयर एक मीडियम है मान लेते हैं जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर रही है, एयर से आई, बाउंस बैक हुई और उसी मीडियम में वापस चली गई। तो यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन भी है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट विद इनटू द सेम मीडियम। दैट मींस जिस मीडियम से आई, ओपेक सरफेस पे बाउंस बैक करके उसी मीडियम में वापस चली गई, राइट? तो अब उस रे का नाम हुआ रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करके आई है वहां से। अच्छा, अब पॉइंट क्या है यहां पर, बहुत ध्यान से एक चीज देखना बच्चों। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पर लाइट फॉल करी है, राइट, जहां पर लाइट फॉल की है उसको देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। लाइट ने यहां पर फॉल किया है, यहां पर लाइट ने यहां पर फॉल किया है। इस जगह को हम लोग, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे लाइट फॉल करती है, हम इसको एक और नाम देते हैं, उसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना, इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट? अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने ना, अगर तुम देखो कि डॉटेड लाइन सी नजर आ रही है, डॉटेड लाइन क्या है? सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम ना क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे ये रियल लाइन है ना, कि लाइट एक्चुअल में आई और फॉल करके रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये हमने सिर्फ बना दिया है, जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल। ये इमेजिनरी लाइन है विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, हमने ये नॉर्मल बनाया क्यों? हमने ये नॉर्मल बेसिकली बनाया क्यों बच्चों? कभी सोचा है ये बात? सोचो जरा, वीडियो पॉज करके सोचो कि हमने नॉर्मल क्यों बनाया होगा, राइट? सो अब देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ बनाते हुए नजर आ रहा है, कुछ बनते हुए नजर आ रहा है। क्या बोलते हैं इसको? ये एंगल का साइन नहीं है, राइट? अच्छा, इसको हम इसलिए मालूम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से। अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम हैपेंड एट दी, यहां वाले केस में भी, जहां रिफ्लेक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान देना, इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जब बनाती है नॉर्मल के साथ एंगल, हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या जरूरत पड़ी? और यहां पर एक और क्वेश्चन होता है, जरा सोचो ध्यान से, हमने नॉर्मल ड्रॉ क्यों किया? हमने नॉर्मल ड्रॉ क्यों किया? सोचो जरा ध्यान से। हम तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे बनाना होता है, मैं सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में बना सकता था, यहां पर बना सकता था। इसका आंसर जल्दी से सोचो और सोच के लिखो, ओके? देन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? और वी कैन डिस्कस इट इन अदर चैट फोरम्स, ओके? सो तो यहां पर हमें दो एंगल्स के बारे में मालूम चला जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाती है। उसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और पता है क्या बच्चों, ये एंगल्स, ये दो दोनों एंगल हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। अच्छा, जूनियर ग्रेड में कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये किसी लॉ में भी आता है, राइट? ये किसी लॉ में भी आता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट ये है कि
तो एक तरीके से देखा जाए तो हमें हमारा पहला लॉ मिल जाता है, राइट। अगर देखा जाए एक तरीके से हमें हमारा पहला लॉ मिल जाता है, बट फिर भी देख लेते हैं हम लोग बाकी, क्योंकि दे आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। जल्दी से हम लोग देखते हैं कि वो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। सो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमें अभी मिला हुआ है, राइट। और दूसरा लॉ है, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, इसको बहुत ध्यान से देखना। यहां बोला है इंसिडेंट रे द नॉर्मल to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie on the same plane। इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है, राइट। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। पहला तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एंगल सेम होंगे, मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगा आफ्टर बाउंसिंग बैक। बट तो दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ कहता है the incident ray and the normal to the mirror at the point of incidence, जैसे हमने यहां पर देखा है, right, and the reflected ray they all lie on the same plane। same plane का मतलब क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर मैं एक यहां पर 2D प्लेन ले रहा हूं, जैसे ये बोर्ड एक 2D प्लेन है, उसी प्लेन पे अगर आप नोटिस करोगे इंसिडेंट रे भी दिख रहा है, उसी प्लेन पे रिफ्लेक्टेड रे भी दिख रहा है, उसी प्लेन पे नॉर्मल दिख रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि इंसिडेंट रे इस प्लेन पे आया और रिफ्लेक्टेड रे यहां वाले प्लेन पे आया, राइट। अगर मैं देखूं तो हमारे पास दो प्लेन्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, राइट। तो अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन पे आया तो ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे वाले प्लेन पे आया। सो ये सब सेम प्लेन पे हैं, ये भी इंसिडेंट रे भी इसी वाले प्लेन पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी वाले प्लेन पे है और नॉर्मल भी इसी प्लेन पे है। तो ये बात ध्यान देना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर ये चीज फॉलो नहीं होती है, लाइट एक प्लेन से आती है और दूसरे प्लेन में चली जाती है, तो इसका मतलब वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। सो इसलिए द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है, हमेशा इसको ध्यान देना बच्चों, ठीक है। चलो ये हमने पढ़ लिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, राइट, कि ये दे आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के टाइम पे लॉज फॉलो होते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सोचो, जब ये चीजें होती हैं, जब रिफ्लेक्शन होता है, सबसे ज्यादा हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ रिफ्लेक्शन होते हुए ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ एकदम साफ साफ दिख रहा है। ऑल्दो जहाँ भी लाइट होती है और लाइट जब निकलती है उसके रेज निकलते हैं, कहीं ना कहीं फॉल करेंगे, वहां से रिफ्लेक्ट भी होंगे, लेकिन हम सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कहाँ करते हैं? सोचो, वीडियो पॉज करके बाद सोचो, राइट, प्लेन मिरर में, राइट। हम लोग रोज सुबह उठ के प्लेन मिरर देखते हैं, हम लोग शीशा देखते हैं, राइट, हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लेन मिरर होने वाला है, ओके। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है, और रिफ्लेक्शन मेनली हम लोग कहाँ सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, हमने डिस्कस किया था प्लेन मिरर में, राइट। अब पॉइंट ये है कि प्लेन मिरर बनता कैसे है, उसके ऊपर एक बार डिस्कशन हो जाए। सो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इस पे भी 1 मार्कर बहुत जल्दी एग्जाम में इजीली आ जाता है, और हमें कुछ नहीं करना होता है कि भाई अगर हमें बेसिक पता है कि प्लेन मिरर बनता कैसे है, तो चाहे वो 1 वर्ड आंसर हो, चाहे वो MCQ हो, हम बहुत ईजिली क्विकली चुटकियों में आंसर कर देते हैं, राइट। सो बेसिकली अब देखो, एक ये ग्लास सरफेस है, हम लोग सिंपल सा एक ग्लास सरफेस लेते हैं, एक सिंपल सा शीशा लेते हैं पतला सा, और क्या करते हैं उस पर हम, अब देखो एक फ्रेम लगा दिया शीशे में ताकि अच्छा भी दिखे, राइट। सो अब क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर आप देखो एक कोटिंग हो रही है। अगर आपने देखा, एक कोटिंग अभी हमारे आंखों के सामने हुई है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर कोटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये ध्यान देना, इस पे आता है क्वेश्चन, कौन सी कोटिंग है, कौन सी कोटिंग होती है, सिल्वर, या वी कैन से सिल्वर पॉलिशिंग भी बोलते हैं इसको, राइट, कि सिल्वर से पॉलिश कर दिया या सिल्वर की एक कोट लगा दी हमने, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता हुआ है, अगर नहीं पता तो ध्यान देना, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। हाँ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, तो बोल ही सकते हो कि सिल्वर इज द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो जब सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी, दैट मीन्स रिफ्लेक्ट करके सबसे ज़्यादा लाइट भी हमारी आंखों में आएगी, दैट मीन्स उस चीज़ को क्लियरली देखने में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प होगा, राइट। इसलिए हम लोग सिल्वर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार सोच के बताओ, कोई और मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो क्या रीज़न है कि हम सिल्वर के अलावा कोई और मटेरियल क्यों यूज़ नहीं करते या नहीं कर सकते, राइट। सो अगर आप देखो, अगर हम लोग सिल्वर लगा के छोड़ देना सिर्फ कि हाँ एक ग्लास लिया, उस पर सिल्वर की कोटिंग कर दी, अच्छा ये कोटिंग होती कैसे है ना,
एक बार अपने केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, इसमें थोड़ा केमिकल रिएक्शन वगैरह भी यूज़ करके कोटिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि सिल्वर को ऊपर से बस पिघला के उड़ेल दिया, ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, अब अगर हम लोग सिर्फ सिल्वर की कोटिंग करके छोड़ देना तो एक पॉइंट होगा कि यार अगर वो ओपन रहेगा सो वो ओपन टू डैमेज भी हो जाएगा, उस पर बहुत आराम से स्क्रैच पड़ सकता है, जैसे आपको स्क्रैच लगते हुए नजर आ रहा है। तो अब क्या करें यार, इस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो हम कोई भी मिरर बनाएंगे जल्दी खराब हो जाएगा, हमें उसको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कराना है ना। तो अब देखो इसके ऊपर एक रेड कलर की कोटिंग हो रही है यार, रेड कलर की पॉलिशिंग हो रही है। तो एक ये बेसिकली किसी कोई तरह का पेंट या कोई ऐसे पॉलिशिंग होती है जो कि उस सिल्वर की जो कोटिंग हो रखी है ऑलरेडी उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमने ये पॉलिशिंग करी, ये रेड कोटिंग करी, तो वो जो सिल्वर है वो उसके नीचे आ गया। अब स्क्रैच लगना इतना इजी नहीं है, ऑल्दो अगर बहुत जोर की मारोगे तो वो स्क्रैच लग ही जाएगा, बट इतनी इजीली वो स्क्रैच नहीं लगेगा। दैट मीन्स हमारा मिरर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकता है, राइट। सो ये था हमारा मिरर, ये हमारा मिरर बन गया। अब एक और बात ध्यान देना, मिरर बन गया, वेरी गुड। उसके सामने वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो सरफेस है, सोचो जरा एक बार, उसके सामने वाले सरफेस क्या बोलते हैं? हमारे मिरर का हम जब देखते हैं सामने वाले सरफेस तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सोचो एक बार, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस, क्योंकि लाइट यहीं से मेजरली रिफ्लेक्ट होती है, इसी के सामने हम लोग खड़े होते हैं और इसलिए हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। अब ध्यान से देखना, ये तो रहा 3D इमेज, राइट, 3D इमेज ऑफ अ मिरर। लेकिन है ना, हम लोग बेसिकली बार बार जो है ये नहीं बनाएंगे, हम लोग एग्जाम में ये नहीं बनाने बैठेंगे, या फिर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर इस चैप्टर में आगे समझ रहे हैं ना, तो ये हम बार बार नहीं बनाने वाले हैं कि ये एक बार मिरर बनाएंगे अच्छा फ्रेम के साथ। नहीं, टफ होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इट्स नॉट लाइक कि सबकी ड्राइंग अच्छी हो, है ना। सबकी ड्राइंग भी अच्छी नहीं होती ना कि सब लोग एक ही तरह का अच्छा अच्छा मिरर बनाएं। तो हम क्या करते हैं, हम उसी एक 3D वर्जन का एक 2D रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, राइट। क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सल है, हर जगह हम लोग मिरर को यूजली इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना, जो मिरर की रिफ्लेक्टिंग वाली पार्ट है, एक पहले एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, मिरर की रिफ्लेक्टिंग वाली पार्ट उसकी फ्रंट वाली होती है यूजली, और जो पॉलिश्ड पार्ट होता है या पॉलिश सरफेस होता है या ओपेक सरफेस होता है जहां से लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, वो हम लोग क्या करते हैं, डैश लाइन से ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? डैश लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान देना, हम लोग मिरर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चैप्टर्स में किसी भी तरह का मिरर होगा हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होगी और दूसरी साइड ओपेक वाली साइड जो है वो पॉलिश साइड होगी, और उसको हम हमेशा डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज सिंपल एक लाइन खींचने से हमें नहीं पता चलने वाला ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड किस तरफ है और ओपेक साइड या पॉलिश साइड किस तरफ है, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। सो ओके, बढ़िया, हमने पढ़ लिया इसके बारे में, राइट, कि मिरर कैसे बनता है। बहुत बढ़िया। अब होता क्या है कि मिरर बन गया, रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, हम लोग उसमें अपनी इमेजेस भी देख रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन आपको पता है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ ऐसा नहीं होता सिंपल सा जो हमें दिख रहा है। मैंने बोला ना कि जब हमने स्टार्ट किया था मिरर कि सबसे बढ़िया रिफ्लेक्ट कौन सा करता है, राइट, हम लोग जो रोज यूज करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं लेकिन बढ़िया रिफ्लेक्ट नहीं करती। इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन है ना वो कैटेगराइज हो गया है, दो तरह के रिफ्लेक्शन हो गए। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग ना दो कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड करते हैं, एक कैटेगरी का नहीं ऐसे रिफ्लेक्शन बोल दिया, नहीं। सो प्लेन मिरर में एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है और जो नॉर्मल एक और तरह का रिफ्लेक्शन होता है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी, राइट। सो बेसिकली द टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देख लेते कितने टाइप है, जैसे हमने डिस्कस किया गया, 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। एक का नाम होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट, जो हम लोग यूज गेप तक पढ़ते आए, तो प्लेन मिरर में होने वाला है रिफ्लेक्शन, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, ध्यान देना स्मूथ सरफेस होना बहुत जरूरी है रेगुलर रिफ्लेक्शन में। एक स्मूथ सरफेस है, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट देखो आ रही है, रेज ऑफ लाइट आ रही है, रेज ऑफ लाइट आ रही है, देखो सारी पैरेलल है अभी, देखो यहाँ पर आपको, और वो स्मूथ सरफेस पे पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके चली गई। देखो कैसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। देखो अब बहुत ध्यान से ये एक पैटर्न नोटिस करना कि पैरेलल
आ रही हैं ये रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पैरेलल ही जा रही हैं, ऐसा नहीं वो बिखर गई, स्प्रेड हो गई या किसी और डायरेक्शन में जाने लगी। तो यही फायदा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि बेसिकली होता क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन थ्रू द स्मूथ सरफेस, इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ये रिफ्लेक्शन थ्रू द स्मूथ सरफेस। एग्जांपल रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन ग्लास या स्टिल वाटर। सरफेस हमेशा स्मूथ होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन जो है रेगुलर होगी, उसी को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू द स्मूथ सरफेस, एग्जांपल थ्रू प्लेन ग्लास, स्टिल वाटर। और एक बार वीडियो पॉज करके सोचो और भी क्या एग्जांपल हो सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के, और कहाँ कहाँ देखते हो आप लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हुए, राइट। सो ये रही बात हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। जरा बात कर लेते हैं दूसरे तरह के रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना। इसके बारे में तो शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं, एग्जाम्पल में भी ले रहे हैं, राइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर का अपोजिट क्या होता है? इर्रेगुलर। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज, अनदर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज, या सेकंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जरा सोचो। अगर वहां पर स्मूथ सरफेस ली थी तो यहां पर क्या होगी, रफ सरफेस होगी, अपोजिट ही हो जाता है, सिंपल सा। सो अभी देखो कोई लेदर का सरफेस लग रहा है या कोई ऐसा फ्लोर सरफेस लग रहा है, समथिंग लाइक दैट, सो इट्स अ रफ सरफेस। अब एक बात ध्यान देना, देखो लाइट आई बड़े प्यार से रिफ्लेक्ट होने, सब पैरेलल है, बड़े प्यार से आई, देखो सरफेस से पड़ रही है, सरफेस से फॉल कर रही है, सरफेस से फॉल कर रही है। अब देखो आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस व्हेन इट बाउंसेस बैक, व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स, देखो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक उधर चली जा रही है। तो इसका मतलब पैरेलल तो आई थी, बट रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं हुई। सो हुआ क्या यहां पर, रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, है ना। जब रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस होता है, लाइट बाउंसेस बैक इन वेरियस अदर डायरेक्शन, बट नॉट एग्जैक्टली इन अ वे जिसमें वो, जिस तरीके से वो आई है, राइट। यही एक खास बात है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। यहां पर लाइट जो है पैरेलल तो आती है, बट रिफ्लेक्शन के बाद एकदम स्प्रेड सी हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगती है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्रीट वॉल, रनिंग वाटर। और फिर से अगेन वीडियो पॉज करके सोचो और क्या ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर हमें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जल्दी सोचो, कम से कम 5 एग्जाम्पल तो ढूंढ लो यार जल्दी से। ओके, सो अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, दैट्स ग्रेट, है ना। अब हमें पता है ही, अगर आप ध्यान दो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज आगे जाके हम पढ़ेंगे नहीं, आगे और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। बट इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन में, राइट। हमें पता है ये प्लेन मिरर पे होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे होता है, ग्रेट। तो इसका मतलब प्लेन मिरर पे हम लोग जब अपनी इमेज देखते हैं, बेसिकली इमेज जो बनती है प्लेन मिरर पे, तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी, राइट। सो अब होने क्या वाला है, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो एक बार अगेन, उससे पहले जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, फटाफट सोचो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। जाओ अब सिंपल सा एक काम करो, शीशे के सामने जाओ, खड़े हो जाओ और ऑब्जर्व करो जो इमेज बन रही है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो रही है, राइट। सो स्टूडेंट्स, जैसा हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया, हमने खत्म किया एक डिस्कशन पे, राइट। हमने कहा कि हम प्लेन मिरर के सामने जाएंगे, खड़े होंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। अच्छा ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ, क्या, ये जानबूझ के मैंने हाइड किया हुआ है, क्या है ये, सोचो जल्दी से, क्या होगा ये, अभी हमने डिस्कस किया, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द, फॉर्म्ड इन अ, क्या, प्लेन मिरर। ध्यान देना, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन मिरर। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, आप लोगों ने सोचो, आप लोग मिरर के सामने गए, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, अगर पता चल गया है दैट्स ग्रेट। हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इमेज की जो प्लेन मिरर बनाता है, राइट। अच्छा आप बहुत ध्यान से देखना क्या लिख रहा है, पहला प्रॉपर्टी क्या दिख रही है हमें, पहली प्रॉपर्टी दिख रही है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज। 2 वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आता है 2 मार्क्स में आ जाता है यूजुअली कि प्रॉपर्टीज बता दो जो इमेज की है जो प्लेन मिरर बनाता है, राइट। ये 2 मार्क्स में आ जाता है, इसको एमसीक्यू बना लेते हैं, केस बेस भी कर लेते हैं, राइट। सो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन ओलंपियाड में भी इसको बहुत घुमा के टफ सा क्वेश्चन बना दिया जाता है।
सो ध्यान देना, ये दो वर्ड, इमेज फाउंड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड सेम साइज। इरेक्ट और सेम साइज का मतलब क्या है, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। सेम साइज का मतलब आपको पता है, अगर आप शीशे के सामने जाते हो, मिरर के सामने जाते हो, तो होता क्या है, दो चीजें आप देख पाते हो कि जिस तरह आप खड़े हो उसी तरीके से इमेज भी खड़ी है। ऐसा नहीं आप इधर खड़े हो तो इमेज उल्टी बन गई, ऐसा नहीं है। ऑल्दो कुछ केसेस में होता है ऐसा, आगे हम पढ़ेंगे, कुछ मिरर ऐसा काम करते हैं, लेकिन प्लेन मिरर ऐसा काम नहीं करता है। जैसे आप खड़े हो उसी तरीके से इमेज बनी है, दैट मीन्स इमेज इज इरेक्ट। इसी चीज को हम बोलते हैं इमेज इज इरेक्ट, या अप राइट भी ये वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। सो ये इमेज इरेक्ट है, और जिस साइज के आप हो उसी साइज की इमेज भी बनती है। देखो, सो ये पहली प्रॉपर्टी है कि जो इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर as the object in front of it. So basically image is at the same distance behind the mirror as the object in front of it. इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी बहुत ध्यान से, अब ये कैसे है, यही चीज मिरर में ना इस थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ऑब्जर्व करने शीशे के सामने जाते हैं, उनको ये तो दिख जाता है कि इमेज अपराइट है या मतलब इरेक्ट है और सेम साइज की है, बट क्या सेम डिस्टेंस में भी बन रही है पीछे मिरर में? एक बार इस चीज को कैसे ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपको बीच में, आप कोई भी मिरर लो, सामने खड़े हो मिरर के, और बीच में क्या करो, आप एक स्केल ले लो, मीटर स्केल ले लो, एक सिंपल सा स्केल ले लो और उसको रख दो, ठीक है, और उसी स्केल के एक एंड पे खड़े हो जाओ। तो आप देखोगे जो आपकी इमेज है वो भी वहां दिखेगा कि उसी डिस्टेंस पे पीछे मिरर में, उसी स्केल तक के डिस्टेंस पे पीछे मिरर में बन रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो, राइट, तो आप जितने भी डिस्टेंस पे मिरर से खड़े हो, आपकी इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस बात का ध्यान देना है, राइट। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो ये एक प्रॉपर्टी हुई, राइट। सो जैसे यहां पर एग्जांपल में भी दिख रहा है, यहां पर चेस बोर्ड पे अगर आप ध्यान से देखो, चेस बोर्ड पे किंग है, अगर आप ध्यान से देखो चेस बोर्ड पे किंग है या कोई भी एक वो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और देखोगे ये एक दो तीसरे बॉक्स पे खड़ा है, जो इमेज है उसकी देखो, वो भी देखो, एक दो तीन, थर्ड बॉक्स पे खड़ा है। दैट मीन्स जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसी डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं 2 मार्क्स 1 मार्क्स के, वो एमसीक्यूज भी आते हैं, इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, राइट, और उसको बड़ा घुमा के टफ क्वेश्चन सा बना देते हैं, तो इसलिए आपको इसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। चलो ये बहुत अच्छी बात है, ये हमने समझ लिया, राइट। आ जाओ देखते हैं एक और प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें बोल रहा है द इमेज इन अ मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, राइट, एक बार देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक आपके सामने इमेज आएगी, राइट। अब देखो होता है क्या है, जब आप मिरर के सामने जाते हो, अब जब आप जाते हो, आपने नोटिस किया होगा कि आप जब लेफ्ट हैंड, अब राइट हैंड अपना उठाते हो तो इमेज जो है अपना लेफ्ट हैंड उठाती है, राइट, और जब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हो तो इमेज जो है वो अपना राइट हैंड ऊपर करती है। सो बेसिकली आपका जो राइट साइड है इट अपीयर्स एज अ लेफ्ट इन द मिरर, और लेफ्ट साइड जो है इट अपीयर्स एज द राइट इन द मिरर। सो बेसिकली इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, वो इन्वर्जन हो जाता है इमेज में आपका, राइट। तो कभी आप गए हो शीशे के सामने खड़े होकर, आपने जब हाथ ऊपर किया है, ठीक है, तो इमेज जब भी आप राइट करोगे तो लेफ्ट ही करेगा, ध्यान देना। इन केस कभी अगर आपकी इमेज अपने हाथ ऊपर किया और इमेज ने हाथ ऊपर नहीं किया, भाग लो बेटा वहां से बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि जानते हो वहां पर लेटरल इन्वर्जन नहीं हो रहा, कुछ और चीज हो रही है, ठीक है, तो फटाफट भाग जाओ। सो मजाक से हटके, तो ये लेटरल इन्वर्जन है, इसको हम लोग इमेज की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं जो प्लेन मिरर बनाता है। तो इमेज इन अ मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, राइट। सबसे ज्यादा इसका यूज आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा फेमस सा एग्जांपल है, क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है।
जब भी आप एम्बुलेंस वैन को देखोगे उसमें एम्बुलेंस कभी भी सीधा एम्बुलेंस नहीं लिखा जाता, वो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। क्या रीजन है उसका, जरा सोच के बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है। जो एम्बुलेंस है उसको कभी भी पूरी सीधे तरीके से नहीं लिखा जाता, उसको हमेशा इन्वर्टेड पहले ही लिख के रखते हैं। तो ऐसा क्या रीजन होगा कि एम्बुलेंस को इन्वर्टेड करके लिखा हुआ है, राइट। तो सोच के बताओ। तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, राइट। अब हमने जो पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा उसको अप्लाई भी तो कर ले न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन ये है, यहां पर एक रोबोट है, वो इट इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर सामने दिख रहा है, डैश लाइन है, सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहां से 8 मीटर दूरी पे ये रोबोट खड़ा हुआ है। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर क्या चीज हो रही है, यहां पर क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म्ड। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जल्दी से वीडियो पॉज करके जल्दी से बता दो कि ऑब्जेक्ट या कोई भी रोबोट है बेसिकली खड़ा है 8 मीटर डिस्टेंस पे, तो उसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे होगी, राइट, है ना। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ा है। आप ध्यान से पढ़ो, उसकी इमेज मिरर से कितने डिस्टेंस होगी आप सबको पता है कि भाई सेम डिस्टेंस पे, जितना 8 मीटर है यहां पर तो वहां पर 8 मीटर पे। लेकिन यही काम ना एग्जाम में हम सब करते हैं, जो मैंने अभी किया गलती। एग्जाम में यही सोच लेते हैं कि इमेज तो 8 मीटर डिस्टेंस से बनी है तो 8 ही आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन में एमसीक्यू में 8 लिखा होता है। बट बड़ा ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म्ड। इससे कितनी, जो रोबोट है, ऑब्जेक्ट है, जो भी इंसान है यहाँ पर, उससे उस जो इमेज बनी है उसकी कितनी डिस्टेंस होगी। तो इमेज जो है इससे कितनी दूर पे खड़ी है, इसका आंसर हम लोग को करना है, राइट। इसका आंसर हम लोग को करना है। ये चीज हमें, मतलब यही चीज एग्जाम में टफ होती है, यही चीज हम लोग गलत कर देते हैं एग्जाम में, राइट। सो अब जैसे कि आपने देख लिया यहां पर कि इमेज भी 8 मीटर डिस्टेंस पे है, जैसे आपने यहां पर देखा ऑब्जेक्ट कितने पे, 8 में, इमेज भी 8 मीटर बनी है। तो अब जरा जल्दी से सोच के बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी से सोच के बताओ। वीडियो सोच पॉज करो, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, यूज कर लो और बता दो, राइट। तो क्या आंसर दिख रहा है आपको, क्या बोला इन्होंने बोला इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम हिम। कैसे कैसे सर, कैसे हुआ ये, बड़ा सिंपल है। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा पढ़ाई दोबारा शुरू करो, दोबारा टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो। सो बेसिकली हो क्या रहा है देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 8 मीटर का डिस्टेंस, राइट। क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा 8 मीटर डिस्टेंस लिखा हुआ है यहां पर कि जो ऑब्जेक्ट है, और इमेज भी 8 मीटर डिस्टेंस पे बन गई है, और पूछा गया है ऑब्जेक्ट से इमेज कितना होगा। दैट मीन्स 8 प्लस 8 कितना होता है, 16 मीटर। 8 मीटर प्लस 8 मीटर कितना हुआ, 16 मीटर। यही तो दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो यही तो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर, राइट। सो ऐसे निकालना है क्वेश्चन। और पहली चीज इस क्वेश्चन को करेक्टली पढ़ना है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हमसे पूछते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अरे ऑब्जेक्ट 8 मीटर पे तो इमेज भी 8 मीटर पे। नहीं, उन्होंने पूछा ऑब्जेक्ट से इमेज का कितना डिस्टेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ आप लोग नहीं करोगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में, और रॉन्ग आंसर कराओगे इतने सिंपल से क्वेश्चन की। और जब घर पर आके जब हम पेपर देखते हैं घर पर आके, तो लगता है यार गलती कर दी, ये तो नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान देना है, राइट। सो अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, है ना। अब जरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन हो गया, इसी क्वेश्चन को हम आगे जो है बढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये समझ लो 2 मार्क्स होने वाला है। पहला तो हमसे पूछ लिया इन्होंने कि ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना है, राइट। लेकिन अब जो है, अगर इन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई ये रोबोट चलता भी है, ऐसा नहीं है खराब है, चलता भी है। उसने बोला कि जो रोबोट है अगर ये 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर मूव करे, ध्यान देना टूवर्ड्स और अवे में फर्क होता है, तो रट के नहीं जाना है। इन्होंने बोला टूवर्ड्स द मिरर 2 मीटर आया है, पहले वो 8 पे था, वो 2 मीटर आगे आ गया है। सो अब क्या पूछा है इन्होंने, इस केस में उन्होंने हमसे पूछा है, जरा देख लेते हैं। तो दौड़ के 2 मीटर डिस्टेंस पे देखो, अब ऑब्जेक्ट भी आया है तो इमेज भी उसकी आएगी, राइट। सो आ गए हैं पास में ये लोग, देख लेते हैं क्या होता है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट डिस्टेंस विल हिज इमेज बी फॉर्म्ड।
तो पहले 8 पे था, बढ़ के वो आगे आ गया है, उसकी इमेज भी 8 से बढ़ के आगे आ गई है। अब किस डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म होगी? सो वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसका आंसर निकाल दो फटाफट, हम भी फिर इसको सॉल्व करते हैं, राइट? सो जल्दी से करो। ओके, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं हूं यहां पर, तो इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। सो अब देखो मैं जल्दी से यहीं पर सॉल्व करता हूं, देन वील सी कि सोल्यूशन क्या है। सो बेसिकली इमेज पहले 8 मीटर भी थी फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं वो 2 मीटर आगे गई, तो अभी कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए? 6 मीटर पे, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी जो है 8 मीटर पे था, राइट? 8 मीटर पे था यहां पर, और वो जब आगे बढ़ा तो वो भी 6 मीटर पे, क्योंकि वो 2 मीटर्स यहां से आगे आया है, राइट? तो ऑब्वियसली इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, इमेज से मिरर का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर पे है। अगर वो 6 और 6 है, इन दोनों को कर दो प्लस, तो 6 और 6 कितना होता है? 12। दैट मीन्स अभी करंट जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम इट्स इमेज, इट्स कितना? इट्स 12 मीटर। तो ध्यान देना इस चीज़ का, पहले 16 था, जब दो दो आगे बढ़ गए तो 4 माइनस हो गया, और कितना बचा? 12 मीटर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आता है, बहुत टाइम पे कंफ्यूजन के चक्कर में पूरा क्वेश्चन हम लोग रॉन्ग कर देते हैं। यही चीज़ हमें नहीं करनी है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट्स? सो सिंपल, 6 मीटर अब ये है, 6 मीटर ये है, बहुत आप जैसे आप लोगों ने समझा, राइट? तो क्वेश्चन ये है कि इमेज फॉर्म एट डिस्टेंस कितना, क्या बोला है? इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, और द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज सिंपल सा 12 मीटर, राइट? सो इंटरेस्टिंग था ना ये, कि नहीं था? इंटरेस्टिंग तो था, है ना? ओके, सो अब पॉइंट ये है, हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया, उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए, और ये समझ लो पूरा मिला के 2 मार्कर कहीं ना कहीं कंटेन करता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में, सीबीएसई में नहीं किसी और बोर्ड में इससे रिलेटेड मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही खराब किस्मत, या सॉरी बहुत ही अच्छी किस्मत हुई तो बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, और आप बहुत ही मक्खन की तरह प्यार से कर लोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, यूजली 1 मार्कर 2 मार्कर ही यूजली यहाँ से आता है। ठीक है, अच्छी बात है, आ जाए, वेरी गुड। बट क्या क्वेश्चन ये है, अब ना आप सर्कस वगैरह गए हो कभी? चलो सर्कस नहीं गए होगे, आप जब भी ट्रैवल करते हो कभी कार से, बाइक से, या वैसे पैदल भी, तो जब भी कोई शार्प टर्न आपने देखा होगा, वहाँ शार्प टर्न के पास ना एक मिरर पड़ा होता है, बड़ा सा गोल सा मिरर होता है, राइट? उसमें इमेजेस यूजली छोटी नज़र आती है ना? या कभी आपने स्पून देखा है, स्पून का अगर कर्व इन वाला साइड देखोगे तो उसमें कभी कभी लगता है आप बड़े नज़र आ रहे हो, ऐसा कभी नोटिस किया आपने? ये भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं लाइट को, बट यहाँ पर इमेजेस जो है ना सेम साइज की नहीं हो रही है, जैसे प्लेन मिरर में हो रही थी ना, सेम साइज की इमेज बन रही थी, ये कहीं ना कहीं उससे डाइवर्ट कर रहा है, सेम साइज नहीं दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो गड़बड़ ये है बेसिकली, सिर्फ जो प्लेन मिरर ही मिरर नहीं है, मिरर के और भी टाइप होते हैं, राइट? जल्दी से एक बार सोचो, थोड़ा टाइम लो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वही पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है, राइट? प्लेन मिरर के अलावा में मिरर होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं वहाँ पर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से करके एक बार सोचो, उन्हें पढ़ ही लिया होगा आई गेस स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। यस, तो जो हम टॉपिक पढ़ने वाले थे ना, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था, लास्ट टॉपिक में क्या बोला था, लास्ट वीकेंड से लेक्चर में ये बोला था कि मिरर सिर्फ प्लेन मिरर नहीं है, और भी तरह के मिरर्स होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था पून का, या फिर ब्लाइंड टर्न पे हमने एक और मिरर देखा था, राइट? हम ऐसे स्टोर्स में, हम लोग मेट्रो स्टेशन पे हम लोग बड़े बड़े गोल गोल मिरर्स देखते हैं, राइट? उसमें इमेजें छोटी नज़र आती हैं, स्मूल में बड़ी नज़र आती है। इसका मतलब सिर्फ प्लेन मिरर तो नहीं है जो हमें हमेशा सेम साइज की इमेज देगा, राइट? तो एक तरह का मिरर है, या वी कैन से मिरर्स हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, राइट? क्या टॉपिक है? स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्यों? ये वर्ड स्फेरिकल कहीं जो सुना सुना लग रहा है, मैथ्स में आप लोगों ने यूजली देखा होगा, राइट? ये जो वर्ड स्फेरिकल है, ये कहीं मैथ्स में आपने देखा होगा। ये जो इतना सा हिस्सा अगर मैं निकाल दूं ना, तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इससे मिलता मिलता नजर आ रहा है, स्फीयर, राइट? स्फीयर का मतलब क्या है?
एक बॉल जैसा शेप, राइट, एक राउंड सा बॉल जैसा शेप, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्फेयर, राइट। अगर हम लोग उसी बॉल ही शेप से कुछ मिरर बना लें तो हम लोग उसको बोले मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, स्फेरिकल मिरर्स, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मिरर और स्फेयर, तो हम लोग यहां पर इमेजिन करेंगे। इमेजिन क्या करेंगे, हम लोग इमेजिन करेंगे एक बड़ी सी बॉल, एक बड़ी सी बॉल किससे बनी हुई, मिरर से, राइट। इसलिए हम लोग उसको आगे पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, अभी सिंपल से एक काम करो, बॉल मिरर की मत लो, एक ग्लास बॉल ले लो, जायंट सी हॉलो, ध्यान देना हॉलो, पूरी एकदम सॉलिड नहीं, हॉलो जायंट बॉल ले लो जो कि ग्लास से बनी हुई होगी, राइट। एक बार करके इमेजिन करो जरा, एक बार इमेजिन करके देखो कि एक जायंट बॉल जो कि बनी हुई होगी किससे, ग्लास से, राइट। अच्छा, जब भी हम लोग मिरर की बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, वो सिर्फ दो तरह के होते हैं, राइट। कौन कौन से तरह के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स मिरर और एक होता है कनकेव मिरर, राइट। अरे वाह, सही है, दो तरह के मिरर है, बड़ा सिंपल है, दो ही तो है। और वो कैसे ऑब्टेन हुए, क्या प्रॉपर्टीज हैं, आगे क्या होने वाला है इनके साथ, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बोला है वो काम किया कि नहीं किया आप लोगों ने एक जायंट ग्लास स्फेयर को इमेजिन किया कि नहीं, एक जायंट स्फेयर जो कि ग्लास से बना हुआ है उसको इमेजिन किया हुआ था कि नहीं, वो ये रहा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे एक टुकड़ा कट करेंगे, अलग ले जाएंगे, राइट। अब जैसे याद करो हम प्लेन मिरर कैसे बनाते थे, हम लोग प्लेन मिरर लेते थे, ग्लास सरफेस लेते थे, उसमें सिल्वर कोटिंग कर देते थे, फिर पॉलिशिंग कर देते थे, और हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग साइड आ जाता था, एक ओपेक साइड आ जाता था। सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक कट करने के बाद हम एक हिस्सा जो है कनकेव के केस में, जो बैक साइड वाला हिस्सा, फॉर एग्जांपल जो कर्व्ड आउट वाला हिस्सा है, उसको हम सिल्वर से कोट कर देंगे, तो होगा क्या, अंदर वाला हिस्सा जो है रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो ये जो स्पून का इनर वाला केस होता है ना, कि जो इनर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है और पीछे साइड वाली कोटेड है, वो ये है, और उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। ध्यान देना, राइट। इनर पार्ट जो होता है, कर्व्ड इन वाला पार्ट जो होता है, वो जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, इस बात का ध्यान देना, इसी को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। अच्छा, अब जल्दी से इधर देख लो, अब एक और टुकड़ा हमने कट किया, यहां से एक और हिस्सा कट करके बाहर निकाला। इस बार हम लोग आउटर साइड को पॉलिश नहीं करने वाले हैं, जैसे हमने वहां पर आउटर साइड को पॉलिश किया था वो नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं इस बार, क्या करने वाले हैं, सोचो क्या करने वाले हैं इस बार हम लोग इस बार इनर साइड को पॉलिश कर देंगे। जब इनर साइड को पॉलिश करेंगे तो जो आउटर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। दैट मीन्स जो चम्मच का आउट या स्पून का आउटसाइड वाला पार्ट होता है वो वाला सेक्शन हमारे सामने दिख जाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और कन्वेक्स मिरर में आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, राइट। सो इतना सिंपल सा था, इतना सिंपल सा था। अब क्या करें हम लोग, हमने पढ़ लिया, अब हम लोग क्या करें, सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट। हम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, मिरर के केस में हमने एक 3D मिरर, हमने एक रियल मिरर लिया था, 3D उसकी इमेज थी। हमने कहा हम उसको हर जगह बार बार यूज़ नहीं कर सकते, हमें एक सिंबल टाइप का चीज़ चाहिए, हमें उसका 2D सिंबल चाहिए ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सके हर बुक में, हर जगह उसको समझ सके, राइट। तो हम बार बार ड्राइंग करते रहेंगे, ड्राइंग अच्छी बनती नहीं हम लोगों से। सो हम लोग अगेन इन स्फेरिकल मिरर का भी 2D वर्जन देखेंगे। तो हमने अगेन एक राउंड सा सर्कल लिया, उसका एक हिस्सा हम यहाँ कट करेंगे। देखो, अब एक हिस्सा यहाँ पर हमने कट किया, ध्यान से देखो, राइट। अगर यहाँ पर साइड में कन्वेक्स मिरर है, तो इसका मतलब क्या होगा, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा इसका और इनर साइड पॉलिश्ड होगा। तो इनर साइड में हमने कर दिया डैश लाइन बना दिया, राइट, और आउटर साइड को पॉलिश कर दिया। तो आउटर साइड जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टिंग है, और यहाँ पर हम लोग खड़े होकर इमेजेस देखेंगे। तो इसका मतलब बेसिकली है क्या, ये जो मिरर बन के आया, राइट, एक जायंट स्फेयर का पार्ट तो है। ये जो मिरर है, ये जो मिरर बन के आया वो जायंट स्फेयर का ही पार्ट है। अब समझ में आ रहा है हम लोग इसको स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं, राइट। सेम हैपेंड इन द केस ऑफ कनकेव मिरर एज वेल। अगर आप लोग नोटिस करो, अगेन हमने कट किया यहाँ पर, और इस बार हमने क्या किया, आउटर साइड को हमने डैश लाइन दे दी, आउटर साइड को हमने पॉलिश किया, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से हम 2D में रिफ्लेक्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर को, इस तरीके से हम 2D में रिफ्लेक्ट करते हैं कनकेव मिरर को, राइट।
ये रहे दोनों मिरर्स, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, राइट। जैसे ये देखो बोला गया है रिफ्लेक्टिंग साइड यहाँ पर कन्वेक्स मिरर में आउटसाइड वाला पार्ट है, राइट, और जो ओपेक साइड है वो पीछे वाला पार्ट है, उसके इनर जो कर्व इन वाला पार्ट है वो है कन्वेक्स मिरर में, राइट। और वही केस अगर आप कनकेव मिरर में देखो, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो अंदर वाला पार्ट है, कर्व्ड इन वाला पार्ट है, और जो कि वो आउटसाइड वाला पार्ट है या ओपेक साइड या पॉलिश साइड है वो बाहर वाला बल्ज आउट हो रखा है, राइट। ग्रेट। इन मिरर्स के कुछ नाम भी हैं, इसको हम सिर्फ कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर नहीं कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी नाम रखा जाता है, राइट। जैसे होता क्या है, हम लोग जैसे मेरा नाम अमित है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम अजय है, विजय है, किसी का नाम धनंजय है, सो बेसिकली ठीक है हमें हमारे नाम से जाना जाता है, लेकिन कभी कभी टीचर्स हमारे हरकतों से भी जानते हैं, वो शरारती लड़का कहाँ है, वो फनी लड़का कहाँ है, वो पढ़ाकू लड़का कहाँ है, राइट। सेम ये मिरर भी कुछ वैसे ही वैसे हैं, इनके नाम है, ऑफिशियल नाम है, ये स्कूल के रजिस्टर्स में लिखे हुए हैं कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, बट इनके कुछ और नाम हैं। वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कन्वेक्स मिरर में रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, अब ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिंग साइड में पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी ना। अब वो रिफ्लेक्ट होके जाती कैसे है, राइट, अब वो देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्ट होके जाती कैसे है। अगर आप देखोगे रिफ्लेक्ट होके ना, तो बीच में जो पड़ी तो चली गई वापस सीधी, लेकिन ये देखो साइड में जो पड़ी है ना वो रिफ्लेक्ट होके दूर ही जा रही है, जो साइड में पड़ी है वो रिफ्लेक्ट होके दूर जा रही है, स्प्रेड हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। इसी रीजन से होता क्या है, हम लोग इस मिरर को, कन्वेक्स मिरर को एक और नाम से बुलाते हैं, वो नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम है? डाइवर्जिंग मिरर। ओके, अब जरा यहाँ पर वीडियो पॉज कर लो और सोचो कनकेव मिरर को फिर हम लोग क्या बुलाते होंगे। सोचो जल्दी से, हम कनकेव मिरर को क्या बुलाते होंगे। सोचो 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 जल्दी सोचो सोचो। अगेन यहाँ पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, देखो अब रिफ्लेक्टिंग साइड पड़ी है तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, साइड की साइड लाइट इकट्ठा होने लग गई, देखो इधर गई वापस आई, इधर गई इधर गई इधर गई, सारा एक पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है कि फोकस हो रही है या फिर कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो रही है, राइट। इसलिए इस मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कनवेक्स मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर का नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हम लोग को एग्जाम में इतना सिंपल नहीं रखने वाले हैं, किस्मत अच्छी हुई तो रख देंगे, नहीं तो कभी भी वो कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के फॉर्म में क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो। कन्वर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग मिरर पूछते हैं, या फिर उसको रैंडम एक्स वाई जेड कह देंगे, वो कहेंगे कि भाई ये कन्वर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को और वो डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को। तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है जब आप नेमिंग देख रहे हो, है ना। ये सिर्फ मत रट के चले जाना, रटना तो वैसे भी नहीं कभी जिंदगी में, अगर समझ में आ गए तो रटने की जरूरत नहीं है। सो इस बात का ध्यान देना कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के एक और नाम है और वो उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, या फिर हम कनकेव को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। सो ये कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, इस बात का जरूर ध्यान देना, राइट। क्यों? क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टीज से निकल के आया हुआ है ना। ये रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग का टॉपिक जो कि अभी खत्म हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमने समझ लिया दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हैं, वन इज कनकेव अनदर वन इज कन्वेक्स। पॉइंट इज, चलो ये हो गया, बट ना अब आगे थोड़ी टेक्निकल चीज़ें थोड़ी ना टेक्निकल हो जाती हैं। अब हमें इनके बारे में आगे पढ़ना है, क्योंकि ये लोग इमेज बनाते हैं नॉर्मल प्लेन मिरर की तरह नहीं बनाते, सिंपल सा आगे सामने खड़े हो जाओ और एक सिंपल सा सेम साइज का लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगी, नहीं। यहाँ पर केसेस बदल जाते हैं, स्फेरिकल मिरर के टाइम पे केसेस बदल जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, थोड़ा सा टफ हो जाते हैं कह सकते हो, और इनकी टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर वो टेक्निकल टर्म्स पता है तभी हम लोग सही तरह के इमेज बना पाएंगे, ठीक है। तो कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स जो हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। कुछ कॉमन टर्म्स बोल सकते हो, टेक्निकल टर्म बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल सकते हो अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। एक आपको ट्रांसपेरेंट स्फेयर दिख गया है, जैसे हमने इमेजिन किया था एक जायंट ग्लास स्फेयर को, राइट, जो कि ट्रांसपेरेंट होगा ऑब्वियसली, राइट। उसको हमने रिप्रेजेंट किया 2D फॉर्मेट में, राइट, और हमने दो मिरर कट करके निकाल लिए। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, ये कौन सा है, कनकेव। इस बात का ध्यान देना। अब ध्यान देना, ये बात तो हमें मालूम है
कि ये जो मिरर्स हैं कनकेव और कन्वेक्स एक जायंट स्फेयर के पार्ट है, कह सकते हो इमेजिनरी जायंट स्फेयर, बट वो एक स्फेयर का ही हिस्सा है। देखो ना, इनसे कंप्लीट होकर एक स्फेयर बनता है, राइट। अगर स्फेयर बन रहा है तो स्फेयर का मैथ्स जैसे आपने पढ़ा होगा, मैथ्स वाले सर से मैं कंफर्म कर लूंगा अगर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, राइट, कि उस स्फेयर का एक सेंटर भी होता है। पहला कॉमन टर्म, पहला टेक्निकल टर्म, वो सेंटर जो है स्फेयर का होता है। दैट्स ग्रेट। बट उस सेंटर को हम बोलते क्या हैं, उस सेंटर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, राइट। वो सी से रिप्रेजेंट होता है और उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान दो, ऐसा सिंपल है सेंटर मत बोल के आ जाना एग्जाम में, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हमें एग्जाम में बोलनी है अगर वो पूछता है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, ध्यान देना, या स्फेरिकल मिरर बोल सकते हो, या फिर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है किसी स्फेरिकल मिरर का, वो सेंटर होता है, उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका पार्ट वो जो मिरर है वो है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको हमेशा नोट करके रखनी है। ऐसे सिंपल सेंटर की डेफिनेशन देके मत आ जाना आप लोग, नहीं तो फंस जाओगे एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, दूसरा टेक्निकल टर्म बहुत ध्यान से देखो, यहां पर आपको एक पी नजर आ रहा है, देख लेते हैं जल्दी से क्या है। सो बेसिकली अब आप देखो, स्फेयर का एक सेंटर होता है, दैट्स ग्रेट, बट जो एक मिरर मिला है मुझे उसका भी तो एक सेंटर हो सकता है, राइट। उस सेंटर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं पोल। सो पोल की डेफिनेशन क्या है? द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द पोल ऑफ द मिरर। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, कोई भी एक मिरर ले लो, कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लो, कनकेव हो कन्वेक्स हो, अगर उसके सेंटर वाला पार्ट की बात करोगे तो वो पोल होती है, राइट। और एक और बात का ध्यान देना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलाइनमेंट में होती है, उसी लाइन में होती है जिस लाइन में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, राइट। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान देना है कि पोल क्या होता है। पोल का तो बहुत यूज होने वाला है आगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन टर्म क्या है हमारे पास, या नेक्स्ट टेक्निकल टर्म क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस को तो मैं बोलता हूं जमीन। क्यों जमीन? आगे जाके मालूम चलेगा हम इसको जमीन क्यों बोलते हैं। हमारे लिए वो जमीन का काम करता है इस चैप्टर में, राइट। जब हम इमेजेस पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ये जमीन क्यों बोलते हैं हम इसको, राइट। अभी के लिए फिलहाल हम देख लेते हैं ये रिप्रेजेंट कहाँ होता है और कैसे होता है, राइट। सो और उसकी डेफिनेशन क्या है? सो बेसिकली जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ध्यान देना, कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन जो हम इमेजिन करेंगे बेसिकली बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या फिर ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस करते हुए जाती है ना, स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक एक्सिस की तरह काम करती है। एक्सिस आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वहां एक्सिस का क्या काम होता था, जरा सोच के बताओ। सो प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी बात है, राइट। इसमें कुछ भी है टफ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर लो और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इतना सिंपल सा टॉपिक है, इतने सिंपल से कॉमन टर्म था, राइट, ग्रेट। अब एक और चीज आती है देखो मैथ्स का समथिंग सिमिलर टू मैथ्स लग रहा है, सेंटर भी है। अब एक और वर्ड आ गया, एक और टर्म आ गया, क्या आया वो टर्म? वो टर्म आया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस वर्ड से कुछ याद आया? एक बार वीडियो पॉज करो, यहाँ पर सोचो रेडियस क्या हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है, सोचो जरा जल्दी से, सोचो जल्दी से। देखो यहाँ पर रेड लाइन हो रही है, रेड लाइन हो रही है। अब रेड लाइन किसके किसके बीच में है? बिटवीन सी एंड पी, ओके। और उनके बीच का एक डिस्टेंस है, ध्यान दो, स्फेयर का यह डिस्टेंस होता था सेंटर टू द सरफेस, बेसिकली पॉइंट एट द सरफेस, उसको हम रेडियस बोल देते थे। यहाँ पर भी वैसे ही कुछ है। पोल, अब यहाँ पर स्पेसिफिक थोड़ा कर लेते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका डेफिनेशन भी यही है, सिंपल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर क्या है? इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। सिंपल, उसी मिरर, बेसिकली वही है कि उस स्फेयर का रेडियस ही है जिसके ये स्फेरिकल मिरर्स पार्ट हैं। और सिंपली यू कैन simply say it's a distance between the center of curvature and the pole of the spherical mirror,
राइट, इतना सिंपल सा था। राइट, हमने कितने कॉमन टर्म्स पढ़ लिए यहाँ पर, जल्दी से देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने पढ़ लिया है पोल, हमने पढ़ लिया है प्रिंसिपल एक्सिस, हमने पढ़ लिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बस इतना सा ही है? क्या सिर्फ चीज़ें इतनी सी हैं? नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक और टर्म आ गया हमारे सामने, विच इज कॉमन टर्म, प्रिंसिपल, या वी कैन से टेक्निकल टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाटएवर इट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल का नाम कुछ ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर है, लेकिन ध्यान देना, ये कौन सा वाला प्रिंसिपल है? स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये लाइट वाला प्रिंसिपल है, इसका ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस ना हम दोनों मिरर में अलग अलग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, और मीनिंग काइंड ऑफ सेम है, बट दोनों में रिप्रेजेंटेशन जो है प्रिंसिपल फोकस की थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग सी है। राइट, तो हम इसलिए पढ़ेंगे पहले कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर हमने फटाफट बना दिया, ध्यान दो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग साइड इधर डैश लाइन से क्या है, रिप्रेजेंट हो जाता है हमारा पॉलिश साइड। तो रिफ्लेक्टिंग साइड हमेशा कर्व इन में रहता है, इस बात का ध्यान देना। ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिख रहा है आप लोग को, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो उसका पोल है, और इन दोनों के बीच की लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब उसी देखो लाइन के पैरेलल आ रही है बहुत सारी रेज ऑफ लाइट। अगर रेज ऑफ लाइट आई है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ी है तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, और हम इसको एक और नाम से बुलाते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसका मतलब ये सारी लाइट कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज होंगी। कहाँ जाके कन्वर्ज होंगी? देखो, रिफ्लेक्ट होके सारी लाइट ना एक पॉइंट पे जाके कहीं कन्वर्ज हो रही हैं। जहाँ पर वो जिस पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज होंगी, उसी पॉइंट को बच्चों, स्टूडेंट्स, गाइस, फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। राइट, प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। अच्छा, हम लोग इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, बट और भी फोकस बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? थोड़ा रिसर्च करो, वीडियो पॉज करो, बाद में क्लास के बाद डाउट में पूछो। पूछो कि ये सिर्फ प्रिंसिपल फोकस के अलावा और भी फोकस बनते हैं क्या? ऑब्वियसली बनते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं ओलंपियाड वगैरह में। राइट, बट अभी सिंपल हमें देखना है प्रिंसिपल फोकस को। ये रहा प्रिंसिपल फोकस हमारी आंखों के सामने, जहां पर सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई और रिफ्लेक्ट होके सारा फोकस हो गई या कन्वर्ज होगी एक ही सिंगल पॉइंट पे ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तभी हम लोग उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। बाकी फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर शायद नहीं होती हैं। राइट, सो डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हमारे पास यह है कि अ कनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज meet at point F on the principal axis. This point is called as the focus of the concave mirror. ठीक है, so basically when a parallel rays of light comes and falls on the reflecting side of concave mirror, after getting reflected they all converge, they all meet at a single point on the principal axis. right, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोकस। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फोकस के ऊपर तो बहुत सारी एप्लीकेशन हो जाती है हमारी। तो फोकस हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ हम लोग डिस्टेंस बदलते हैं, तो फोकस के रेस्पेक्ट में भी अपनी डिस्टेंस बदलते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर टू बी प्रिसाइज। राइट, अब लोग हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस के बारे में। देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसे है, कैसे बनता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो भी। राइट, सो यहाँ पर हमने कन्वेक्स मिरर लिया, रिफ्लेक्टिंग साइड ये रही और वो रही पॉलिश साइड, ऑन द अदर साइड डैश लाइन से रिप्रेजेंटेड है। राइट, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका कर्व पीछे की तरफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे बनेगा। राइट, ओके ग्रेट, ये रहा इसका पोल, इन दोनों के बीच की लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बनाना बहुत जरूरी है टू represent the principal focus. ओके, तभी इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते भी हैं काइंड ऑफ, कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से बनता है। राइट, अब अगेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट होंगी ऑब्वियसली। अब रिफ्लेक्ट होंगी कहाँ जाएंगी? ये लोग होंगी डाइवर्ज। ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएंगी? डाइवर्ज होकर जाएंगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। आप देखो, ये होगी डाइवर्ज। यार ये तो अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, यहाँ पर एक डायलेमा अराइज हो जाता है कि यार ये रेज जो है ना आगे ही जा रही हैं, आगे ही जा रही है, आगे ही जाएंगी, आगे ही जाएंगी, आगे और स्प्रेड होंगी, ये आगे आगे स्प्रेड होंगी, ये मीट तो नहीं करने वाली हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अब क्या करें? अगर ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं मीट करेंगी तो हम लोग क्या करेंगे? उन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को आगे थोड़ा थोड़ा मिरर के पीछे जो है
हम एक्सटेंड कर देंगे। तो ऐसा अपीयर होगा, ऐसा होगा नहीं। when it appears like that, they all these rays are going to meet on the principal axis at some point, right? ऐसा अपीयर होगा कि ये सारी रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट करेगी बिहाइंड द मिरर एट सम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। उसी को हम लोग यहां पर बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स मिरर। ध्यान देना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कनकेव के केस में एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट आके मिली हैं, मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इसलिए इसके फोकस को हम लोग रियल फोकस भी बोलते हैं। और यहाँ पर रेज जो है, रेज ऑफ लाइट जो है यहाँ मीट नहीं करती हैं, अपीयर्स टू मीट होती हैं। ध्यान देना यहाँ के लिए वर्ड जो आता है अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस फोकस एज वर्चुअल फोकस, नॉट प्रिंसिपल फोकस। इसलिए हमने उसको वर्चुअल फोकस बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, राइट? ठीक है, ग्रेट। हम थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अब बोला गया है अ कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज, अ कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। ठीक है, हमें पता है कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पे नहीं मीट करेगी, बट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ। ऐसा लगता है कि एफ से आ रही है, या फिर ऐसा लगता है एफ पर मीट कर रही है, ऐसा लगता है एफ से निकल के आ रही हैं। इट अपीयर्स दैट इट कम्स फ्रॉम एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस और प्रिंसिपल फोकस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करके आ रही, मिलके आ रही हैं, तो हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं ऑफ द कन्वेक्स मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत ध्यान देना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान देना। और एक बात को और ध्यान देना, जब वो एग्जाम में पूछते हैं तो कभी कभी वो मिरर के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। ऐसा बोलते हैं एक मिरर है जिसका फोकस रियल है और एक मिरर है जिसका फोकस वर्चुअल है। ये भी आप यहाँ से भी हिंट पकड़ सकते हो। अच्छा, कौन से मिरर का फोकस रियल है, कौन से मिरर का फोकस वर्चुअल है, अब आपको पता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे, राइट? जैसे यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि रियल फोकस और इसका वर्चुअल फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, है ना? ठीक है, फोकस मालूम चल गया। एक और टर्म, एक और कॉमन टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म, टेक्निकल टर्म आता है, उसका नाम है फोकल लेंथ। क्या नाम है उसका? फोकल लेंथ, राइट? फोकल लेंथ क्या है? फोकस का लेंथ लग रहा है, ऐसा कुछ जाना पहचाना सा, कुछ सुना सुना सा टाइप का लग रहा है कि ये फोकस का लेंथ है, ऐसा कुछ सुनने में लग रहा है, राइट? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एकदम करेक्ट है, ये काइंड ऑफ फोकस का ही लेंथ है, राइट? इसलिए हम उसको फोकल लेंथ भी बोलते हैं, है ना? फोकस आपको दिख रहा है, फोकस आपको दिख रहा है, लेकिन वो लेंथ फोकस का किससे कितने तक होगा? क्योंकि हमें जब भी कोई डिस्टेंस निकालनी होती है तो दो पॉइंट के बीच की निकालनी होती है। एक तो पता है हमें फोकस, दूसरा क्या हो सकता है? डेफिनेशन में देख लेते हैं। सो बेसिकली इट्स द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बहुत सिंपल सी बात है। सो ये पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है, ये आपको नजर आ रहा है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात का आपको ध्यान देना है कि दोनों के सिंबल थोड़े से जो है अलग हैं, राइट? इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना है आप लोग को कि जो फोकस का सिंबल है वो कैपिटल एफ है और जो फोकल लेंथ का सिंबल है वो स्मॉल एफ है। देख लो इधर भी और देख लो इधर भी, ये ध्यान देना, इट इज ऑलवेज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, दोनों ही केस में, राइट? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात आई, एग्जाम में रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है, अगर कैपिटल एफ है तो कैपिटल एफ जो है वो फोकस, प्रिंसिपल फोकस को या फोकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, बट जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट होता है। इस बात का ध्यान देना है आपको, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। और गड़बड़ करे तो सोच रहे हो ना, ऐसी चीज़ है जिसमें टफ न्यूमेरिकल भी नहीं है, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल सा दिख रहा है, बच्चों सा दिख रहा है, उसमें गड़बड़ करके आ जाओगे, बाद में बहुत बुरा लगता है, रिग्रेट करते रह जाते हैं, फिर बड़ी गुस्सा आती है यार कि ये तो आता था, ये तो गड़बड़ कैसे करके आ गए हम लोग। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, तो इसलिए फोकस के साथ पढ़ना है, ध्यान देना है। देखो 10th का साइंस इज़ वेरी 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 ईजी,
राइट। होता क्या है, सारा खेल होता है कंसंट्रेशन का और फोकस का। अगर आप फोकस के साथ क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फोकस के साथ समझ रहे हो, उसको सही से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप करेक्ट आंसर ही करोगे क्योंकि आप पढ़ के आए हो, राइट। और आप थोड़े से इग्नोरेंट होते हो, कैजुअल होते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, तो आता है उसमें आप गलत पढ़ लोगे तो कंफ्यूजिंग चीज़ें ज़्यादा है वहाँ पर, तो उसको गड़बड़ करके आओगे, और गड़बड़ करके आए तो समझ में आता है, बाद में रिग्रेट करोगे कि अरे बहुत सिंपल सी चीज़ हम गलत कैसे करके आ गए, राइट। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ें नहीं करोगे तो बहुत आराम से चीज़ें क्लियर कर ले जाओगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे मैंने ना आर बनाया है यहाँ पर, और आपको एक रिलेशन नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये बच्चा छोटा सा जो खड़ा है ना यहाँ पर, ओके, इसका नाम देते हैं टेनिस, इसका नाम हम लोग टेनिस कर देते हैं, ठीक है। ये टेनिस जो बच्चा है, इसने क्या किया है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रहा है हमें। अब इक्वेशन क्या है, इक्वल टू के साइन में, इक्वल टू के साइन के आसपास दो चीज़ें दिख रही हैं तो इक्वेशन है। अब इक्वेशन बेसिकली एक रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है, बिटवीन आर एंड एफ, आर और एफ के बीच में रिलेशन है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान देना, 1 मार्कर आते हैं, और ये 3 मार्क में भी इंटरमीडिएट स्टेप में आता है, उसमें हाफ मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो वो रिलेशन ये है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अगर आप नोटिस भी करो कि जो एफ है, पॉइंट एफ, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच लाई कर रहा है, एकदम सेंटर में लाई कर रहा है इनके। तो इसका मतलब यहाँ से दो टुकड़े हो जाते हैं, दो टुकड़े होते हैं, इसका मतलब जो फोकल लेंथ है हमारा, वो बेसिकली जो हमारा फोकल लेंथ है वो रेडियस का क्या है, उसका हाफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ है। या हम ये बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल है। अगर हम इसको डबल करते हैं, अगर हम 2 को वहां ले जाते हैं तो क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार जल्दी से, क्या आएगा हमारे पास। हमारे पास जो आने वाला, अगर हम 2 को उठा के इधर ले जाए तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 इंटू एफ आएगा। या फिर मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस है फोकल लेंथ के। इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना है आप लोगों को, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप्स में ये यूज होते हैं। अगर ये आप मिस्टेक कर देते हो या उनको रीड करने में अगर गड़बड़ करते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब गड़बड़ कैसे होती है रीड करने में, हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होता है, हम लोग फोकल लेंथ का हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कर देते हैं, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डबल करके फोकल लेंथ लिख देते हैं। ये गड़बड़ नहीं करनी है, इसका बहुत ध्यान देना है, राइट। कर दोगे तो जानते हो क्या होगा, है ना। ग्रेट, हमें सारी चीज़ समझ में आ गई, हमें सारे टेक्निकल टर्म समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आ गए, कॉमन टर्म समझ में आ गए। ग्रेट, ओके, अब क्या करें भाई, सब समझ तो लिया है। इमेज फॉर्मेशन तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सोचो, हम लोग क्या करने वाले हैं, सोचो सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। यस, हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट सेम रिलेशन, f इज इक्वल टू आर बाई टू या r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। क्वेश्चन देख लो जल्दी से, यहाँ पर क्वेश्चन रीड करो फटाफट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द फोकल लेंथ, यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड करने को बोला है, ऑफ अ कन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है कितना, 32 सेंटीमीटर। ग्रेट, हम लोग को बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम ना वैसे लेंथी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करें, बट ये एग्जाम में 1 मार्कर में आता है, आपको तुरंत आंसर करना है कि एक रिलेशन लिखना है और उसको तुरंत आंसर कर देना है, राइट। क्योंकि कैलकुलेशन तो आप सबको आती है, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32 सेंटीमीटर। ग्रेट, लिख दिया गिवन में हमने। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, फॉर्म, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। ग्रेट, नाइस बोला हुआ है हमें यहाँ पर। और ग्रेट, हमें एक ये तो चलो मालूम चल गया। अब हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, सोचो। अगर हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे f इज इक्वल टू आर बाई टू। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे f इज इक्वल टू आर बाई टू। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब क्या करने हम वाला है, हम लोग सोल्यूशन लिखने वाले हैं। सोल्यूशन में हम सेम फॉर्मूला पहले लिखेंगे, f इज इक्वल टू आर बाई टू, और उसके बाद क्या है, हम लोग अब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 गिवन है, डाल दिया हमने, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 हमें गिवन है, हमने r की जगह यहाँ पर डाला, डिवाइड बाई 2। 32 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, या 32 का हाफ कितना होता है, सबको पता है कि नहीं पता है,
इतनी मैथ्स हमने पढ़ी हुई है, राइट। 16, सिंपल एज दैट। ऐसे हमने निकाल लिया 1 मार्क का एक आंसर। एग्जाम में ज़्यादातर इसको माइंड में ही सॉल्व करना है आपको। मैंने आपको पूरा स्टेप्स दिखाए हैं, ये 1 मार्क्स से ऊपर आएगा नहीं, अगर इंटरमीडिएट स्टेप में होगा तो 1.5 मार्क्स में आएगा, राइट। लेकिन ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। आपको शो कैसे करना है, आपको एक फॉर्मूला लिखना है, ये चीज़ लिखनी है 32/2 एंड देन फाइनल आंसर, राइट। इतना सिंपल है। और यही हमारा फोकल लेंथ है, किसका, कन्वेक्स मिरर का, जो कि गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ग्रेट, ये हो गया। हम एक और न्यूमेरिकल कर लें क्या, एक और न्यूमेरिकल कर लें क्या। अब इस बार थोड़ा रिवर्स करके न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल जहाँ हम लोगों ने पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, F=R/2 किया था, इस वाले न्यूमेरिकल में हम लोग उल्टा कर देते हैं, R=2 × F क्यों ना कर दें। क्वेश्चन वैसा ही कुछ है। क्वेश्चन देखो, बोला हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। क्या बोला हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है यार, बड़ा सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग स्टेप्स लिख रहे हैं लेकिन सिंपल स्टेप्स हैं। हम लोग देख रहे हैं कि गिवन क्या है, हमें गिवन है फोकल लेंथ जो कि 20 सेंटीमीटर है। ग्रेट, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो, ठीक है। और क्या है, हमें फॉर्मूला देखना है। अब फॉर्मूला ध्यान देना, यहाँ पर F=R/2 मत लिखना, ऑल्दो सही फॉर्मूला है, बेटर रहेगा आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करके लिखो, राइट, जो अभी अभी सॉल्यूशन में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। F=R/2, उसके बाद ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखना है। ये लिख देना, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट इस तरह इसी स्टेप से शुरू करना, ठीक है। पॉइंट इज R=2 × F। अब हमें F की वैल्यू प्लेस करनी है। F की वैल्यू प्लेस करते ही हमारे पास आ जाएगा R=2 × 20। 20 क्योंकि फोकल लेंथ हमें गिवन है। अब 2 × 20 अगर आपको नहीं पता है, बड़ी कंसर्निंग बात है, आपके मैथ्स टीचर से बात करनी पड़ेगी फिर तो, क्योंकि ये बहुत आसान सा है। आंसर इज 40 सेंटीमीटर। आपके 10th ग्रेड के मैथ्स टीचर से बात नहीं करूंगा अगर आपको R=2 × 20 नहीं पता है। आपके फर्स्ट ग्रेड टीचर से बात करूंगा कि 10th तक पहुंचा कैसा है लड़का या लड़की। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। लेकिन ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करनी है, फॉर्मूला रीड सही से करना है, राइट, वैल्यू सही से रीड करनी है, और ये बहुत ध्यान से सोचना है कि हमें फाइंड क्या करना है। कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह फोकल लेंथ और फोकल लेंथ की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं फाइंड करना, ठीक है। दैट्स इट। इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया है, 40 सेंटीमीटर। ग्रेट, दैट्स इट। ये हमारा पहला लेक्चर खत्म, पहला टॉपिक खत्म, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा लाइट के बारे में, लाइट की डेफिनेशन पढ़ी हमने, लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, राइट, हमने वो पढ़ा। ग्रेट, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है प्लेन मिरर के बारे में, राइट, वो कैसे बनता है और उसमें जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें, राइट। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं, है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देन हम लोग मूव ऑन कहाँ किए, हम लोग मूव ऑन किए स्फेरिकल मिरर्स में। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा, 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हैं, राइट, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, राइट। हमने 2 तरह के स्फेरिकल मिरर पढ़े, उनकी डेफिनेशन पढ़ी और कुछ कॉमन टर्म्स अभी हमने पढ़े, राइट। एंड लास्ट में हम लोगों ने अभी आपने जैसे देखा, हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड क्या, फोकल लेंथ, राइट। सो ये आज का टॉपिक है। ये इस लेक्चर में लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने वाले हैं बेसिकली इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, और थोड़ा बहुत हम उससे पहले ये पढ़ लेंगे कि भाई इनके यूजेस क्या हैं, या उसके बाद हम लोग ये पढ़ लेंगे कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ यूजेस क्या हैं स्फेरिकल मिरर की, राइट। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न। बट मैं आप लोगों से एक उम्मीद ये करूंगा कि आप लोग नेक्स्ट क्लास देखने से पहले ये सब चीज़ें थोड़ा एडवांस में पहले से पढ़ लो। अगर पहले से पढ़ के रखोगे तो बहुत इजीली ग्रास्प कर पाओगे, अदरवाइज वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखनी पड़ेगी, राइट। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द लेक्चर गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।